तो कैसे हो आप सभी? लास्ट क्लास में हमने जिस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था प्यारे बच्चों, बीती क्लास में हमने जिस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था वो था आपका सॉल्यूशन। अच्छा वैसे ये बताओ कैसे हो तुम सभी? अच्छे हो? मैं काफी दिनों के बाद बच्चों वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग मान के चलो 10 से 15 दिन का गैप था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो छूट रहा है, जीने में मजा ही नहीं आ रहा था। आज क्योंकि नया बोर्ड भी है, जैसा कि आप देख सकते हो, नया नया बोर्ड आपका आ गया है, बड़ा बोर्ड, बड़े साइज का बोर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने सोचा भी था क्योंकि आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने सोचा था कि एक बार ये जो बोर्ड वाला मैटर है इसे सॉल्व कर लिया जाए। इसके बाद जो है आपका जो अगला चैप्टर है, आपका जो अगला चैप्टर है और जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उस चैप्टर को स्टार्ट हम करेंगे बड़े नए बोर्ड पे, ठीक है। मतलब ये जो सेटअप अभी यहाँ वाला है कंप्लीट हो जाए। अब आई थिंक बस थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह में और चेंज करना है, बाकी वरना सब मेरे को परफेक्ट लग रहा है। अब मजे से पढ़ेंगे पूरे साल, ठीक है। ज्यादा तीन झाम ये वो ऐसे वैसे नहीं करना है। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं बोर्ड बोर्ड की, लाइट की, साउंड की, इसे कंप्लीट करेंगे और पूरे साल मेरे प्यारे बच्चों मजे से पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में चलो रिवाइज करते हैं कि सबसे लास्ट में हमने बच्चों पढ़ा था, याद है? नया बोर्ड है और इस पे मार्कर चलाने में बहुत ज्यादा स्लिपरी फील हो रहा है। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक को पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, और वो था हेनरी लॉ। क्या आप सभी को याद है हेनरी लॉ क्या था? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस above the liquid surface is directly proportional to mole fraction of that gas in the liquid। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस above the liquid surface, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस above the liquid surface वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस above the liquid surface वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड। यानी लिक्विड के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, वो गैस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर घुला हुआ होगा। क्या बात है? जितना ज्यादा प्रेशर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर घुला होगा। तो हाँ, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन हमें समझ भी आता है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कहा जाता है के एच। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कहा जाता है के एच। के एच होता है प्यारे बच्चों हेनरी कांस्टेंट। के एच होता है आपका क्या? हेनरी कांस्टेंट। के एच होता है हेनरी कांस्टेंट। अब आपको बताया गया था कि जो के एच होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। जो के एच होता है बच्चों वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। बताया था ना? याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? के एच आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, यानी के एच की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करती है। चलो ठीक है। इसके अलावा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो प्यारे बच्चों, तो के एच की वैल्यू बढ़ती है।
जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद आपको बताया गया था लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस के बारे में आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, जिसमें पहली लिमिटेशन ये थी कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मस्ट नॉट बी टू लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो सबसे पहली लिमिटेशन आपको हेनरी लॉ में बताई गई थी वो थी कि टेम्परेचर ऑफ गैस इज टू लो, सॉरी, मतलब पहली जो लिमिटेशन थी बच्चों वो ये थी कि जो गैस का टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जो प्रेशर होना चाहिए गैस का वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आई थिंक ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, पिछली क्लास में आपको लिख के बताया था। तो पहली लिमिटेशन क्या थी कि जो टेम्परेचर होना चाहिए गैस का वो बहुत कम होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए गैस का वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेन लिमिटेशंस आपको बताई गई थी। ठीक है, यही आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था मेनली। अच्छा, एक बात और आपको बताई थी कि जो यहाँ पे गैस प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये जो गैस प्रेजेंट है, ये गैस किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को नहीं शो करना चाहिए इस लिक्विड के साथ। यानी यहाँ पे जो गैस आपने डाल रखी है ये गैस किसी भी तरह के केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस लिक्विड के साथ, मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो गैस ली गई है बच्चों, ये गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। समझ में आया क्या तुमको? हाँ सर, समझ में आया। तो चलो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, जोश, नए उमंग के साथ और नए जोश के साथ, ये साफ क्यों नहीं कर पा रहा, स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, ये वही केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसका नाम आपने सुना होगा। ये नया बोर्ड है ठीक है, लेकिन पुराने वाले बोर्ड में ऐसा तो नहीं हो रहा था जैसे इसमें हो रहा है, साथ ही नहीं कर रहा है, काला काला रह जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। देखते हैं, पानी लगाया गया है बच्चों, देखते हैं क्या होता है। देखो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों सबसे पहली जो बात आती है वो होती है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो कहते हैं कि इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical change in the terms of reactant and product. चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा सा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलो बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सर अभी आपने बताया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ reactant and product is known as केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी तरह का कोई भी केमिकल चेंज जो हो रहा होता है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में, उसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है, तुमने ए और बी को रिएक्ट करवाया और ए और बी के रिएक्ट करने पर सी और डी का फॉर्मेशन हुआ।
तो ये तो एक केमिकल चेंज है जो हो रहा है कि ए और बी आपस में रिएक्ट किए और उनके रिएक्ट करने पर सी और डी का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? तो सर ये तो बहुत ही आसान है कि ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। अरे सर, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ होता है, अरे सर, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है सर। बिल्कुल बच्चों। ठीक है, तो किसी भी केमिकल चेंज को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसी को हम कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है? तो आपका सवाल आना चाहिए कि सर किसके आधार पे? अगर मैं पूछता हूं कि कोई चीज कितने तरह की है तो तुम कहोगे सर किसके आधार पे? तुम्हारा सवाल आएगा ना कि किसके आधार पे बताऊं कि कितने तरह की है। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन कई तरह का होता है, तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हीट, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, इस बात के आधार पे केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने, दो तरह का होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, इसके आधार पे केमिकल रिएक्शन दो तरह का होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही होती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही होती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बताया मैंने तुम्हें? सर आपने बताया आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है। ये नहीं बताया है मैंने, बताया ऑन द बेसिस ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट चेंज क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, इसके आधार पे दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जा रही है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है मतलब क्या, एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन in which heat is evolved हीट इवॉल्व इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी इस तरह के केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो हीट होती है, जो हीट होती है प्यारे बच्चों, वो सॉरी एंडोथर्मिक है ना, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व नहीं होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। अरे सर, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, जिसमें जिसके अंदर हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, जिसके अंदर हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अच्छा ये दिखता कैसा है, तो देखो लिखा होगा रिएक्टेंट कुछ हीट x किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हुई है और तब जाके तुम्हारा बना है क्या, प्रोडक्ट। ऐसे लिखा हुआ होता है, रिएक्टेंट है कुछ x किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हुई है और तब जाके बना है तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट। या कई बार क्या इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, लिखा होगा R एरो P माइनस, देखो यहां जब ये प्लस वाले को इसके उधर लेकर जाओगे
तो क्या साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा? हाँ सर, बेसिक मैथ होती है। तो याद रखना कि जब भी हीट का साइन ऐसे केमिकल रिएक्शन दी गई हो और हीट अगर नेगेटिव दिख रहा है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना, अगर नेगेटिव है तो इसको यहाँ लेकर आना, और अगर इस तरफ नेगेटिव होता तो तुम उसको वहां लेकर जाते, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव है तो तुम इसको एरो के इस तरफ लेकर आओगे, तो अब यहाँ तुम बताओगे कि हाँ, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसे कहा जाता है क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। सर डेल्टा एच क्या होता है? बच्चों डेल्टा एच एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें यह बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट चेंज क्या हो रहा है। डेल्टा एच एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें यह बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज हो रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। डेल्टा एच को कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच को कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव दिया गया है, याद रखना केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में उल्टा हो जाता है। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है तो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बता रखा है, वो भी बाकी अपना अपना तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आके बात करते हैं बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अरे सर, एक्सो का मतलब तो होता है बाहर, थर्मिक का मतलब आपने बताया होता है हीट। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उस तरह की केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी हीट इज इवॉल्व in this type of केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, बाहर रिलीज आउट हो जाती है, ठीक है। अब सर इसका इक्वेशन बना के दिखाइए कि ये इक्वेशन कैसे दिखती है। तो प्यारे बच्चों तुम खुद ही बना सकते हो। क्या होगा? रिएक्टेंट एरो प्रोडक्ट प्लस x किलो कैलोरी हीट। देखो यहाँ देख सकते हो, हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट की साइड लिखा होगा ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, केमिकल रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट रिलीज होती है तो वो प्रोडक्ट के साइड लिखा हुआ होगा, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। जैसे कि हाँ, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ लिखा, और यहाँ लिखा। इसी चीज को कई बार ऐसे लिख देते हैं, माइनस x किलो कैलोरी एरो प्रोडक्ट। तो आपको बताया था कि पहले आप ये जो नेगेटिव में हीट लिखी गई है इसको पॉजिटिव बना के लिखना, तो इसको यहाँ लेकर आओगे, तब जो है तुम देख पाओगे कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट है मेरे प्यारे बच्चों, तब जो है तुम ये देख पाओगे कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो बाहर रिलीज आउट हो रही है। तो ये है केमिकल रिएक्शन की कुछ बेसिक सी डेफिनेशन कि इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है कि बाहर रिलीज हो रही है, इसके आधार पे केमिकल रिएक्शन दो तरह के मैंने आपको बताए। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? अरे सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो डेल्टा एच आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि हीट जो है वो बाहर रिलीज आउट यानी इवॉल्व हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो बाहर रिलीज हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो चीज आती है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। अरे सर, ये रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था
कहीं ये वही रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं है? बिल्कुल बच्चों, ये वही रेट ऑफ रिएक्शन है। इसमें आपको बताया गया था कि जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। जहां पे प्लस साइन आपको ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जहां पे माइनस साइन आपको ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घटेगी। तो आर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। द change in concentration of reactant or product per unit time is known as rate of reaction। ठीक है, वही बात लिखी गई है कि भाई आर होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे बस आपको ये वाली जो इक्वेशन है ये ध्यान रखनी है। सर आप डेफिनेशन वगैरह भी लिखवा रहे हैं तो हाँ बच्चों ये सब नोट्स में लिख लेना, ठीक है। बेसिकली यही आपको समझना, तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो प्लस साइन होता है वो ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। माइनस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है। यही होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो नोट पॉइंट याद रखने हैं। दो नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों। पहला नोट पॉइंट है आपका, वी ऑलवेज टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन if direction is not specified। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने पे बना रहा है आपका सी प्लस डी। कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर है आपके पास ए और बी, वो रिएक्ट करके बना रहा है सी और डी। अब क्या होता है, जैसे जैसे सी और डी सिस्टम के अंदर फॉर्म होते हैं तो ये सी और डी वापस से आपस में रिएक्ट करते हैं और वापस से ए और बी का फॉर्मेशन करने लगते हैं, ठीक है। तो माना जाता है, मतलब ये होता है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये होता है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना हो कि किस डायरेक्शन की बात की जा रही है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना हो प्यारे बच्चों कि किस डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो आप हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर करोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना हो तो लिखा हुआ है कि वी ऑलवेज, हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं। वी ऑलवेज टेक, हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं अगर अगर इफ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर वो डायरेक्शन की कोई बात नहीं करता है तो हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इन reversible reaction if forward reaction is exothermic। रिवर्सिबल रिएक्शन इसी तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। यही होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। सर ये तो हमें पता ही था, बहुत अच्छी बात है बच्चों, मेरे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर मान लो, दोबारा से लिख देता हूं कि ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद बना रहे हैं आपका सी और डी। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है कि भाई अगर ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं तो इस दौरान हीट रिलीज हो रही है, तो क्या होता है, देन बैकवर्ड डायरेक्शन विल बी एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किसी एक डायरेक्शन में ये बता दे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में
उसका अपोजिट होगा। यानी अगर मैंने बता दिया कि इस केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब इसी केमिकल रिएक्शन में जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो उसके दौरान हीट जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल होगी। तो ठीक है, ये 2 नोट पॉइंट थे। नोट पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान दो नोट पॉइंट पे भी, नोट पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो यानी वी ऑलवेज टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर सवाल के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं करता है, अगर सवाल के अंदर डायरेक्शन की बात नहीं करता है, तो हम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एक डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो जो उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। इसी तरह से अगर मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक होता, अगर फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो एंडो होता ना, तो जो बैकवर्ड वाली डायरेक्शन है, बैकवर्ड वाली डायरेक्शन है वो एक्सो हो जाता, अपोजिट हो जाता उसका। ये वाली बात जो है समझ में भी आती है बच्चों। इससे पूछा जाए, मतलब इससे किया जाए बच्चों बोर्ड, नए वाले से तो जो है, इससे तो जो है नहीं साफ होगा। देखा जाए एक बार, थोड़ा सा पानी लगा के देखिएगा। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का, इन्हें भला जख्म की खबर क्या, इन्होंने तीर चलते हुए ना देखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जहां तक मुझे पता है। तो अभी सॉल्यूशन चैप्टर के जो पोर्शन वाले लेक्चर थे वो अपलोड नहीं किए गए होंगे, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि उसके जो लेक्चर है, क्वेश्चन लेक्चर जो है सॉल्यूशन चैप्टर के, वो भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। वैसे तो वो चैप्टर जो है तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, इस बात को लेकर मैं बिल्कुल जो है संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जो है एक बार और उसको पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो क्या है ना बच्चों, अच्छे से पढ़ने का मतलब जो है ये है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ो ना, तो ये मान के चलो कि अब इसको तुम आखिरी बार ही पढ़ रहे हो। अपने दिमाग में ना ये चीज जो है बसा लो कि जब कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को ये बार बार सूचना भेजो कि भाई ये चैप्टर मैं आखिरी बार ही पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इस चैप्टर को मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं। अब इसके बाद सीधा एग्जाम में इसके सवालों के साथ मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है बच्चों कि उस चैप्टर को पढ़ने का जो तरीका होता है और उस चैप्टर को पढ़ने की जो एफिशिएंसी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसपे आपका कोई वश नहीं है, उसमें ये बात बैठी होती है कि यार अभी तो पेपर आने में टाइम है, अभी तो पेपर आने में टाइम है, तो पढ़ लेंगे अच्छे से, दोबारा पढ़ लेंगे, अभी ऐसे पढ़ लेते हैं अच्छे से दोबारा पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये वाली जो माइंडसेट है ना कि अच्छे से दोबारा पढ़ लेंगे, ये ही चैप्टर को बर्बाद कर देती है। दोबारा क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तब क्या होता है बच्चों कि हाथ पैर फूलने लगते हैं, डर लगने लगता है, स्वाभाविक सी बात है, लगेगा ही, मन विचलित हो उठता है जब आप उस चैप्टर को लेके बैठते हो ना। अब होता क्या है कि आप उस चैप्टर पे ध्यान लगा ही नहीं पाते हो, क्योंकि तब पूरा सिलेबस ही आपके दिमाग में क्लिक करता है। ठीक है कि अरे भाई ये भी करना है, अरे वो भी करना है, अरे इस सब्जेक्ट को छोड़ो अभी तो उस सब्जेक्ट में भी ये करना है, वो करना है, सब पढ़ना है। तो बच्चों उस वक्त एग्जाम टाइम जैसे जैसे पास आने लगता है ना, तो एफिशिएंसी ऐसे बच्चों की घटती चली जाती है जो इस माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं। तो हमेशा जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो ये अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, अपने दिमाग को बताओ कि ये चैप्टर मैं आखिरी बारी पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर मैं आखिरी बारी पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर मैं आखिरी बार ही पढ़ रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये बात जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी ना कि अच्छा ये तो एक लास्ट ही बार पढ़ना है, इसको इसके बाद तो पढ़ना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो इस तरह से फंक्शन करेगा कि आप बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ, बहुत अच्छे कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से आप उस चैप्टर को कंप्लीट करोगे। और वो चैप्टर जो है आप कहोगे कि अरे सर मैं भूलना चाहता हूँ लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। इतने अच्छे से वो चैप्टर याद हो जाएगा
कि आप कहोगे कि अरे सर मैं भूलना चाहता हूं लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो अभी आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। सर क्या हुआ था, आप 15 दिन के बाद 15-20 दिन के गैप के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो? बच्चों एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे कहीं जाना पड़ा था, ठीक है, मुझे किसी काम से जाना पड़ा था। अब इस पे जो है ज्यादा बातचीत मैं नहीं करना चाहूंगा, आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम या इसी को कई बार इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। क्या होता है ये? तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। देखो मान लो तुम्हारे पास ए है और तुम्हारे पास बी है, ये आपस में रिएक्ट कर रहा है और सर सी और डी बना रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको कहते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आर एफ। आर एफ है तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है, इस केमिकल रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है प्यारे बच्चों, वो है आर एफ। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, वो है आरबी। कितनी है? आरबी, ठीक। आर एफ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और आरबी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब याद रखना कि केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, ये हो गया आपका एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनाया। रिवर्सिबल का मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर पाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर पाए। शुरुआत में तुम्हारे पास होगा ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने पे बनाएगा सी और डी। फिर वो जो सी और डी कंटेनर के अंदर बनेंगे, वो वापस से आपस में रिएक्ट करेंगे और वापस से ए और बी को बनाने लगेंगे। इसी को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, तो याद करना, ये मतलब याद रखना कि ये सारा तीन जाम जो होता है, वो होता है इन अ क्लोज कंटेनर, यानी एक पूरी तरह से बंद कंटेनर के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी आर एफ बराबर हो जाता है आरबी के। इसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यही होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम। यानी एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, याद रखना कंटेनर जो है ना, कंटेनर को क्लोज रखना। तो एक समय ऐसा आएगा जब जितनी तेजी से सी और डी बन रहा होगा, उतनी ही तेजी से ए और बी भी बनेगा। तो ओवरऑल जब तुम कंटेनर के अंदर ऐसे झांकोगे ना, तो तुम देखोगे कि ए और बी कुछ पड़ा हुआ है और सी और डी कुछ पड़ा हुआ है। तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। होता क्या है उसमें कि जितनी तेजी से सी और डी का फॉर्मेशन होगा उस समय पर, उतनी ही तेजी से ये केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगी, उतनी ही तेजी से ये केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगी मेरे प्यारे बच्चों, और उतनी ही तेजी से ये वापस ए और बी का फॉर्मेशन भी करेगी। उतनी ही तेजी से क्या करेगी, ये वापस ए और बी का फॉर्मेशन भी करेगी। यानी आर एफ बराबर हो जाता है आरबी के। इसी को कहा जाता है क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। at certain state RF becomes
आर एफ बिकम्स इक्वल टू आरबी एट सर्टेन स्टेट, किसी एक समय पे ऐसा होगा जब आर एफ बराबर हो जाएगा आरबी के, उसी स्टेट को कहा जाता है, उसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको समझाया ही कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भाई जितनी तेजी से ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी को बनाएंगे, उतनी ही तेजी से सी और डी वापस से आपस में रिएक्ट करेंगे और वापस से ए और बी का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुमने फिजिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा? हाँ सर, हमने फिजिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ा है। अगर कोई एम मास सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, अगर इस एम मास सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो ये एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जो होता है mg। ये जो सरफेस है, ये इसके ऊपर ये जो सरफेस है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो जब बॉडी सरफेस के ऊपर mg फोर्स लगाती है, तो सरफेस भी बॉडी के ऊपर उतने ही बल वाला फोर्स लगाता है, उतने ही बल वाला फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। और इसको आप क्या कहते थे? नॉर्मल कहते थे। 11th क्लास की बात है, अभी फिजिक्स में आप पढ़ोगे या पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ोगे, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर कोई थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल पे क्या लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है। अब ये थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से है, ठीक, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर जाके कोई एफ फोर्स लग रहा है। अब थीटा के साथ वाला इसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, ये थीटा के सामने मतलब ये, इसी को उठा के मैंने यहां बना दिया, ठीक है। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो थीटा के साथ वाला एफ कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है, इसे बोला जाता है एफ साइन थीटा। और क्योंकि ये बॉडी है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा ना, ये जो सरफेस है, सरफेस बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ क्या लगाएगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स होगा बॉडी के ऊपर, सर वो जीरो होगा। बिल्कुल ठीक बात है मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटा, कि फिजिक्स के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है उसपे क्या होता है कि बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे होती है। मतलब जो नेट फोर्स होता है बॉडी के ऊपर, वो क्या होता है? रेस्ट कहना ठीक नहीं होगा, कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बॉडी रेस्ट पे नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम में जो एफ नेट होता है, एफ नेट नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। अब देखो कैसे जीरो होगा, जरूर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर नहीं होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी एन बराबर रहा होगा एमजी के। सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या तुम देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने क्या गलती करी है बच्चों? सर यहाँ पे आपने ये गलती करी है कि ऊपर सिर्फ एन ही थोड़ी लग रहा है, जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है वो बराबर होंगी नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स के। तो ऊपर की तरफ ध्यान से देखो, दो तरह की फोर्स लग रही है। यहाँ मैंने बेसिकली इसे इसलिए बनाया है ताकि एक बार तुम इस पे भी ध्यान दे सको, ठीक है। पर तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक छोटी सी बात बतानी होती है कि केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी चलता फिरता इक्विलिब्रियम होता है। तुम सिस्टम के अंदर देखोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि भाई कुछ हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जितना ए और बी इक्विलिब्रियम पे अचीव हो चुके थे, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 10 ग्राम ए और बी सिस्टम के अंदर मौजूद थे, तो वो 10 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर इक्विलिब्रियम पे 15 ग्राम सी और डी बना था, तो अब जैसे जैसे समय बीतेगा वो 15 ग्राम ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो तुम्हें लगेगा कि यार सिस्टम के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम्हें लग सकता है कि सिस्टम के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, चलता फिरता इक्विलिब्रियम होता है, यानी लगातार केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। बस होता यह है ना कि जितनी तेजी से सी और डी बनता है, उतनी ही तेजी से तुम्हारा ए और बी भी बनता है। तो ओवरऑल नेट चेंज इन कंसेंट्रेशन जीरो आता है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि कहीं शायद कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। सिस्टम के अंदर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि एवरीथिंग इज ऑन रेस्ट, बट इट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज डायनामिक, ठीक है। लगातार ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, सी और डी को बनाते हैं, और लगातार सी और डी वापस से आपस में रिएक्ट करते हैं और वापस से ए और बी को बनाते हैं। तो यहाँ जितनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ऊपर लग रहा है एन और एफ साइन थीटा, तो एन प्लस एफ साइन थीटा ये बराबर होगा एम जी के। और दूसरी डायरेक्शन देखो, एक तो डायरेक्शन ये हो गई और दूसरी ये वाली है, तो इस तरफ जितनी फोर्स लग रही है एफ कॉस थीटा, वो बराबर होगा तुम्हारा किसके? फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। चलो आओ अब इसके ऊपर एक ग्राफ देखते हैं।
बच्चों वाई एक्सिस पे मैं लूंगा रेट, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा टाइम। अब जब रिएक्शन की शुरुआत होगी तो तुम्हारे पास शुरू में तो ए और बी होंगे, वो ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने पे तुम्हारा सी और डी का बनना चालू होगा। जब शुरुआत होगी, जब टी 0 होगा, उस वक्त तुम्हारे पास ए और बी होगा, वो ए और बी आपस में रिएक्ट करेगा और सी और डी बनाएगा। इस रिएक्शन की अपनी कुछ स्पीड होगी जिसे हमने बोला है आर एफ। तो शुरुआत में तुम्हारे पास होगा क्या, आर एफ। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ए और बी की कंसेंट्रेशन घटेगी और सी और डी की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा तो ए और बी की कंसेंट्रेशन घटेगी, तो जब ए और बी की कंसेंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी घटेगा, यानी ये ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ डिसेंड करेगा। ये ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, ठीक है। अब सुनो, जब रिएक्शन कंटेनर के अंदर सी और डी बन जाएंगे, जब कंटेनर के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सी एंड डी बन जाएंगे तो सी और डी वापस से आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जो सी और डी है ना, वो वापस से आपस में रिएक्ट करेंगे और तुम्हारा ए और बी फॉर्म करेंगे। तो तुम्हारा ए और बी क्या करेंगे बच्चों, फॉर्म करेंगे। तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन की कुछ स्पीड होगी, इस बैकवर्ड डायरेक्शन का कुछ रेट होगा जिसे हमने कहा आरबी, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब टाइम 0 था तो सी और डी तो थे नहीं, तो यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे कंटेनर के अंदर सी और डी का कंसेंट्रेशन तो बढ़ेगा। अरे देखो, ये मैं टी 0 से बात कर रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज मत कर जाना कि सर आपने तो कहा सी और डी बहुत अच्छे अमाउंट में बन गया है। मैं यहां से बात कर रहा हूँ जब टाइम 0 था। जब टाइम 0 था तो तुम्हारे पास ए और बी था, वो आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सी और डी की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, सी और डी की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, यानी ये जो आरबी है ये बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आरबी का क्या करता है, एसेंड करता है। ये है तुम्हारा आरबी और ये है तुम्हारा आरएफ। और बच्चों एक टाइम आता है, एक टाइम आता है, टाइम तो डॉग्स का आता है, हम तो शेर हैं। एक टाइम आता है बच्चों जब आरएफ और आरबी बराबर हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। इसी स्टेट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी अब जितनी तेजी से ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी को बनाएंगे, उतनी ही तेजी से सी और डी वापस से आपस में रिएक्ट करेंगे और ए और बी को बनाएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है आरएफ घटता है, जैसे जैसे समय बीतता है प्यारे बच्चों तो आरएफ क्या होता है, आरएफ घटता है। जैसे जैसे समय बीतता है जो आरबी है वो बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आरएफ बराबर हो जाता है आरबी के, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और यही वो स्टेट होता है जिसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बताया है कि जितनी तेजी से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी तेजी से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को बनाएंगे, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट वापस से आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्टेंट को बनाएंगे। यानी जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन ऑपरेट होगा उतनी ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी ऑपरेट होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। वो कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें याद रखनी है। तो टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों जो पहली खास बात आती है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। जैसे जैसे समय बीतेगा तो बीतते हुए समय के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद चेंज नहीं होती है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो अब इसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा
तो कंटेनर के अंदर ए और बी जितना होंगे वो उतना ही रहेंगे, सी और डी जितना होंगे वो उतना ही रहेंगे। यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डू नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बीते हुए समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। जितना रिएक्टेंट मौजूद होगा तुम्हारा कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद उतना ही रिएक्टेंट मौजूद रहेगा। जितना प्रोडक्ट मौजूद होगा बच्चों उतना ही प्रोडक्ट किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद किसी भी टाइम पे तुम देखोगे तो कंटेनर के अंदर उतना ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये वही बात है जो मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसी पॉइंट को समझाती है बच्चों कि एट दिस स्टेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकेंड at this stage number of moles of substance produce per second। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पे जितना सब्सटेंस, जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है हर एक सेकंड में, इक्विलिब्रियम स्टेज पे जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है पर सेकेंड, यानी सी और डी जितना बनेंगे उतना ही सी और डी डिसअपियर हो जाएंगे हर एक सेकंड में। आप समझो क्या होता है, अभी बताया ना कि भाई जितनी तेजी से सी और डी बनेगा ना उतनी ही तेजी से ए और बी बनेगा। तो इसका क्या मतलब है कि सी और डी जितनी तेजी से बन रहा है उतनी तेजी से वो खत्म भी हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ए और बी जितनी तेजी से आपस में रिएक्ट करके सी और डी को बनाते हैं, सी और डी वापस से उतनी ही तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं और ए और बी बना देते हैं। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सी और डी जितनी तेजी से बन रहा है उतनी ही तेजी से सी और डी खत्म भी हो रहा है। तो एट दिस स्टेज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन is equal to number of moles of substance which disappear per second in backward reaction। At this stage इक्विलिब्रियम अचीव होने पर जितनी तेजी से कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जितनी तेजी से कोई सब्सटेंस बनता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी ही तेजी से वो सब्सटेंस खत्म हो जाता है, उतनी ही तेजी से वो सब्सटेंस खत्म हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जितनी तेजी से कोई सब्सटेंस बनता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही तेजी से वो सब्सटेंस खत्म हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। पहला पॉइंट तुम्हें बताया कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। 2 मिनट रुको जरा, पानी वानी पी लेने। तो कितने टाइम का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया? 1 घंटा 3 मिनट, ठीक। जितनी तेजी से किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम अचीव होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है विद टाइम, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई, क्या लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सर हम तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरे ही बच्चे हो तो अच्छे तो हो गए ही। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि भाई जितनी तेजी से कोई सब्सटेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता है इक्विलिब्रियम स्टेज पर उतनी ही तेजी से वो सब्सटेंस डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अरे जब डिसअपियर होगा तभी तो ए और बी बनेगा ना। चलो अब आओ बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट वही है जो मैंने आपको समझाया
यहाँ पे डायग्राम वायग्राम बना के कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक इन नेचर का होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम चलता फिरता एक सिस्टम होता है। हाउएवर व्हेन यू ऑब्जर्व तो तुम्हें लगेगा कि एवरीथिंग इज ऑन स्टैंड स्टिल, सारी चीजें रुकी हुई हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर हाँ ये चीज होती है कि भाई जितनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करता है उतनी ही तेजी से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करता है। इसीलिए ओवरऑल हमें देखने में ऐसा लगता है, ओवरऑल हमें देखने में ऐसा लगता है कि everything is on standstill, but on reality, in reality nothing is on standstill. It is dynamic equilibrium, it is dynamic, it is dynamic, it is चलता फिरता प्यारा सा सुंदर सा इक्विलिब्रियम। ठीक है, चौथा और बहुत ही प्यारा पॉइंट कि इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय, इक्विलिब्रियम is not affected by presence of catalyst. कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोई बताना चाहेगा? जी हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा। बताओ प्यारे मिंकू, कैटलिस्ट क्या होता है? सर कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर करने का मतलब होता है सर स्पीड को बढ़ा देना या घटा देना। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट के आ जाने पर भी इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे जिस स्टेज पे अचीव होता है उसी स्टेज पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा चाहे कैटलिस्ट हो या ना हो। क्या मतलब है? मतलब मान लो तुमने 100 ग्राम ए लिया है, 100 ग्राम बी लिया है, तुमने 100 ग्राम ए लिया है और 100 ग्राम बी लिया है, 100 ग्राम बी लिया है। अब इक्विलिब्रियम कब आता? जब 50 ग्राम ए रह जाता और 25 ग्राम बी रह जाता, तब इक्विलिब्रियम आता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों चाहे कैटलिस्ट लो चाहे कैटलिस्ट ना लो, इक्विलिब्रियम हमेशा उसी स्टेज पे आएगा जब सिस्टम के अंदर, कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास कितना मैंने बोला था, 50 ग्राम ए होगा और 25 ग्राम बी होगा। चाहे कैटलिस्ट लो या ना लो, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे तुम कैटलिस्ट लो या ना लो। तो सर कैटलिस्ट से होता क्या है फिर, है ना? कैटलिस्ट का मतलब क्या मतलब है फिर, कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है ये बताओ? इक्विलिब्रियम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चों कैटलिस्ट लेने से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जिस टाइम पे अचीव होता है वो टाइम आगे पीछे हो सकता है। ठीक, अगर मान लो तुमने ऐसा कैटलिस्ट लिया, अगर मान लो तुमने ऐसा कैटलिस्ट लिया प्यारे बच्चों जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो पहले अचीव हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा कैटलिस्ट लिया जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है प्यारे बच्चों, तो इक्विलिब्रियम जो है वो पहले अचीव हो जाएगा। जैसे मान लो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है जब किसी भी तरह के कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये वो टाइम है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया जब आपने किसी भी तरह के कैटलिस्ट को यूज नहीं किया। अब तुमने ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अब तुमने एक ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया प्यारे बच्चों जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि भाई जो इक्विलिब्रियम है वो पहले अचीव हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ऐसा कैटलिस्ट लेने पर जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, तो जिस टाइम पे विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम अचीव होता है उससे पहले ही बहुत कम टाइम में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और मान लो अगर तुमने कोई ऐसा कैटलिस्ट लिया है, अच्छा इस कैटलिस्ट को कहा जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ऐसा कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ऐसा कैटलिस्ट तुमने लिया जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को घटा देता है बच्चों, तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो इक्विलिब्रियम बाद में अचीव होगा। पहले विदाउट कैटलिस्ट इस समय पे अचीव हो रहा था, तो ये कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को घटा देता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये होता है तुम्हारा किसकी वजह से? नेगेटिव कैटलिस्ट की वजह से। और ये बीच वाला जो ग्राफ था, ये जो बीच वाला ग्राफ था, ये है विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या है बच्चों? क्या नीचे तक बोर्ड दिख रहा है? ये है तुम्हारा विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। बिना किसी कैटलिस्ट के इस्तेमाल किए ये वाली कंडीशन आती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें लिखी गई हैं इसको मिटाने वाला हूं। तो अभी तक आपने देखा कि इक्विलिब्रियम अचीव होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन पर कोई चेंज नहीं आता है। इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने पर जितनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है, उतनी ही तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में वो सब्सटेंस डिसअपियर हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, चलता फिरता इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। सिस्टम में जब तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि एवरीथिंग इज ऑन स्टैंड स्टिल, बट इन रियलिटी द थिंग्स आर डायनामिक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है प्यारे बच्चों। सर छुट्टी कर दो बच्चों, बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर दूं, इसके बाद तो छुट्टी है ही। छुट्टी तो है ही बेटा, अभी बंद कर दो तुम लेक्चर। छुट्टी छुट्टी है, छुट्टी की क्या चिंता करते हो। चलो अगला पॉइंट है कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, जो किसी भी सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। सर इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे कोई सिस्टम है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर। तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, वो किसी भी तरह के चेंज में नहीं जाती हैं, ठीक है। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, वो किसी भी तरह के चेंज में नहीं जाती हैं विद टाइम एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के बाद। पॉइंट नंबर है 5वां, और ये कहता है कि द measurable property of system like temperature, concentration, etc. do not undergo any change with time at इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाने के बाद किसी भी सिस्टम की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे टेम्परेचर हो, कंसंट्रेशन हो, और भी जितनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, किसी भी तरह के चेंज में वो नहीं जाती। यानी किसी भी तरह का, जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के बाद जो टेम्परेचर अचीव होता है वही टेम्परेचर ऑल द टाइम, हर बीतते हुए समय के साथ वही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेम एज इट इज जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर जाते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर जाती हैं। यानी अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की वो चेंज नहीं होंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वो जो प्रॉपर्टीज है सिस्टम की वो क्या नहीं होंगी? चेंज नहीं होंगी। अब अगला पॉइंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। अगला पॉइंट है बच्चों कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? मान लो तुम्हारे पास है H2, वो रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ और बना रहा है HI।
मान लो तुम्हारे पास है H2 और वो रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ, वो बना रहा है HI, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। अब अगर मैं इसको पलट दूं ना, तो इस साइड में भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो यही बात लिखी गई है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड, यानी अगर तुम्हारे पास H2 और I2 था, वो आपस में रिएक्ट करके HI बना रहा था, इस सिचुएशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। या तुम्हारे पास HI होगा, वो टूट के H2 और I2 बनाएगा, वो टूट के H2 और I2 बनाएगा, इस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। तो यही बात लिखी गई है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड। केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, मेरे झुंझुनों, मेरे झुंझुनियों, मेरे प्यारे झुंझुनों, मेरी प्यारी झुंझुनियों, मेरे प्यारे 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 बहुत ही प्यारे झुंझुनों और मेरी बहुत ही प्यारी झुंझुनियों, क्या रिकॉर्डिंग अच्छे से चल रही है? जी हाँ, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रही है। पता नहीं क्यों मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैरेलली एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं। अकेले ऐसा करना थोड़ा मैनेजेबल, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए पैरेलली एक और सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं। तो क्या क्या सोचते हो आप सभी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए पैरेलली वो भी बताओ। सर कौन-कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप? बच्चों फिजिक्स, अच्छा विद इन सब्जेक्ट अगर कोई और टॉपिक, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ये भी बता सकते हो कि सर इसके साथ ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर दो, या इसके साथ इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर दो, या इसके साथ आप बायो पढ़ा दो तो मैं बायो भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं मैथ भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं फिजिक्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ। फिजिक्स में बेसिकली काइनेमैटिक्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, काइनेमैटिक्स वाला पार्ट, तो फिजिक्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ, और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री तो पढ़ा ही था। तो बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, हाँ, तो सिस्टम की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के बाद डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के बाद किसी भी तरह के चेंज में वो इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट हो जाती हैं। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, वो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने के बाद कांस्टेंट हो जाती हैं। जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने के बाद कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक। और दूसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड, यानी तुम्हारे पास H2 और I2 होता तब भी तुम केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर पाते, तब भी तुम केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर पाते। या तुम्हारे पास HI होता, तो HI को तोड़ के बनता है H2 और I2, उस कंडीशन में भी तुम केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाते। अब बच्चों दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ऐसे नॉर्मल सी बात है। एक को बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होता है? तो बच्चों कहते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंस, अब सब्सटेंस रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है, जिस सब्सटेंस की बात कर रहा हूं वो रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट भी और दोनों की बात कर रहा हूं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल सब्सटेंस विल बी सेम। जैसे मान लो तुम्हारे पास है ए और बी, रिएक्ट करके बनाए सी और डी, ए भी लिक्विड था, बी भी लिक्विड था, सी भी लिक्विड है और डी भी लिक्विड है। तो फिजिकल स्टेट जो है सारे ही सब्सटेंस का, वाइल कंसीडरिंग बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो सेम रहता है, और इसी को कहा जाता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगर सेम ना हो, हमें मल्टीपल फिजिकल स्टेट देखने को मिले, तो उसे कह दोगे क्या? सर मैं बताऊं, बता बेटा। उसे कह दोगे हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, उसे कह दोगे प्यारे बच्चों हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। यानी इसके अंदर हमें मल्टीपल फिजिकल स्टेट देखने को मिलेंगे, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, तो कोई गैस भी होगा। जब सारे ही सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट सेम हो तो कहना होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, और जब हमें मल्टीपल फिजिकल स्टेट देखने को मिल जाए केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से बच्चों कह देना, बहुत ही जल्द लाइटिंग की जो ये व्यवस्था है इसे भी सही करी जाएगी,
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत ही जल्द लाइटिंग की व्यवस्था भी सही करी जाएगी। तो उसे कह देना क्या, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब ना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनता है इक्विलिब्रियम पे, अब वही लास्ट टॉपिक है जो हमें देखना है। तो चलो उसे भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बी एक्टिव, बी एक्टिव। एक तो ये बोर्ड किससे रब करूं, डस्टर डस्टर डस्टर। तो अब ग्राफ बनता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो बच्चों इसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात हमें याद रखनी होती है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या बोला है, ध्यान से सुनो। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, बराबर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, लेकिन हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर ना हो सकता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने पर ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो, या ये भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो या रिएक्टेंट का कम हो। तो मैं ये नहीं कहता कि इक्विलिब्रियम अचीव होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कहता और ये बात बिल्कुल गलत है। इक्विलिब्रियम अचीव होने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, यानी बीतते हुए समय के साथ अब इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आखिरी कौन सा पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था ना, कौन सा पॉइंट था बच्चों, आई थिंक 8वां या 9वां पॉइंट था। तो लास्ट में था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो यहां पे याद रखना कि एट इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। आप देखो इसके 3 ग्राफ पॉसिबल हैं। हो सकता है कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे लूंगा कंसंट्रेशन, इस पे टाइम, इस पे कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन टाइम। ठीक, हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव होने पे बराबर हो जाए, यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव हो उस वक्त जितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट हो उतना ही तुम्हारे पास प्रोडक्ट हो, ये हो सकता है। या हो सकता है बराबर ना हो, ये वो पॉइंट है जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, यानी जैसे जैसे समय बीतेगा, अब देखो ये ग्राफ सीधा जा रहा है, सीधा मतलब अब इसकी कुछ ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, जैसे जैसे समय बीतेगा कंसंट्रेशन यही रहेगी। तो या हो सकता है ये हो कि कंसंट्रेशन बराबर ना हो। तो जब कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता है तो इसमें पहली कंडीशन ये होती है, मतलब पहली बात ये आती है कि हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो, या हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो। तो बच्चों ये 3 ग्राफ पॉसिबल होते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद इनकी कंसंट्रेशन बराबर ना हो और रिएक्टेंट के ज्यादा हो प्रोडक्ट से, या हो सकता है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो। तो मेन बात ये होती है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो उस वक्त, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस वक्त कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। बराबर हो या ना हो ये मैटर नहीं कर सकता, हो सकता है कि बराबर हो सकता है कि बराबर ना हो।
क्या बात है, क्या बात है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली बड़ा बोर्ड आ चुका है और लाइट लाइट है एक्चुअली, लाइट है, बस उसे सेट करवाना है। बहुत जल्द उसे हम सेट करवा देंगे और फिर तो जो है मामला बिल्कुल सेट तो है ही फिर। तो अब मेरे प्यारे झुंझुनों और मेरी प्यारी झुंझुनियों, थैंक यू टू अटेंड द लेक्चर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है आपने उतनी पढ़ाई करी है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ इसके लिए कि मेरे प्यारे बच्चे ने आज मेरे साथ मिलकर इतनी देर पढ़ाई करी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते रहोगे, ठीक है, मुझसे जुड़े रहो या ना जुड़े रहो इससे कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत आप करते रहोगे क्योंकि जीवन का दूसरा नाम होता है मेहनत। ठीक बच्चों, कभी भी आपने सुना होगा, कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, कर्म पे ध्यान दो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसने दुकान खोली है, अब उसे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आज मेरा सामान बिका कि नहीं बिका, उसे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आज मेरी कमाई कितनी हुई, बल्कि उसे इस बात की चिंता करनी है कि आज उसने सुबह 8 बजे दुकान खोल दी कि नहीं खोल दी। उसे इस बात की चिंता करनी है कि आज सुबह 8 बजे से लेके जब तक खाने का टाइम नहीं हुआ, क्या तब तक उसने लगातार अपना टाइम दुकान पे केंद्रित रखा कि नहीं रखा। उसे इस बात की चिंता करनी है कि जब खाने का टाइम हुआ तो विद इन टाइम लिमिट, जितना खाने का टाइम था उतना खाने का टाइम देकर, खाकर, आराम कर आधा घंटा वापस से उसने दुकान रिज्यूम किया, वापस से दुकान जो है कंटिन्यू किया और फिर रात के 8 9 10 बजे तक दुकान खुली रखी कि नहीं रखी। उसे इस बात की चिंता करनी है। उसे इस बात की चिंता करनी है कि उसके दुकान में सामान भरा हुआ है कि नहीं। उसे इस बात की चिंता करनी होती है कि जो पूंजी मैंने लगाई है वो पूंजी जो है नहीं डूबनी चाहिए। ठीक है, दुकान में बात होती है, जैसे मान लो एक होती है पूंजी, एक होता है बेनिफिट। 100 रुपए का जब सामान कोई बिकता है दुकान से तो 70 रुपए का तो सामान खरीद के ही तुम लाए हो, तो वो 70 रुपए खर्च नहीं होने चाहिए। खर्चा जो तुम्हारा है तुम्हें उस 30 रुपए में ही करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखनी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फंसे रहते हैं इस बात की चिंता में कि अरे आज तो कुछ बिका ही नहीं। तो भाई देखो, मेरी बात समझो, ये चीज तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। दिस इज नॉट इन योर हैंड्स। जब तुम उस बात की चिंता करने लगते हो ना, जब तुम उस बात की चिंता करने लगते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बेटा तुम वो काम ही नहीं कर पाते हो जो तुम कर सकते हो। ठीक है, यही वो तो हुआ था, अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया था क्योंकि वो किस बात की चिंता करने लगा था, अपने उन रिलेटिव्स की चिंता करने लगा था, अपने उन रिलेटिव्स के डेथ की चिंता करने लगा था जो महाभारत के युद्ध के दौरान मरने वाले थे, यानी कौरव। अब ये बताओ, वो अर्जुन के हाथ में तो नहीं था ना भाई, वो तो उन लोगों का फेट था ना, उनको उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना। तो धर्म को दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान आए धरती पे और उन्होंने पांडवों का साथ लिया और वापस से धर्म की स्थापना करी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचो, ठीक है, कि व्हाट विल यू गेट, तुम्हें क्या मिलेगा, ये मत सोचो। तुम्हें क्या मिलेगा ये मत सोचो, तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि तुम इस बात पे ध्यान दो कि व्हाट यू कैन गिव, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम किस चीज में मेहनत कर सकते हो, तुम किस चीज में मेहनत कर सकते हो बच्चों, इस बात पे ध्यान दो। ठीक है, तो बाकी सब अच्छा ही रहेगा और मेरे बच्चों बिल्कुल मौज में रहो। टेंशन तो लेने का नहीं, टेंशन देने का भी नहीं, लेकिन लेने का भी नहीं, एकदम मौज में रहने का। जो टेंशन देने की कोशिश करे उसको टेंशन दो, भर भर के दे दो उसे टेंशन, उसे बता दो कि यू आर इट्स द पार्टियंस एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी टेंस। तुम मौज मस्ती में रहोगे और काम को करते रहोगे। चलो बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ के आना।